हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्राइडे का एफआईएसडीआईएस का डेटा और एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। सो उसको भी देखेंगे और कुछ मल्टीपल स्टॉक्स है जिनके टारगेट हैं और कुछ न्यूज़ है जिनको मैं कुछ स्टॉक्स के लिए न्यूज़ है जिसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट टू एंड तक देखिए और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सो आज की जो डेट है वो 26 ऑफ नवंबर है, बट आज के दिन मार्केट जो है वो क्लोज है, सैटरडे है। तो फ्राइडे को अगर आप देखें तो एफ आई जो थे वो बाइंग करके गए थे। सो पिछले दो सेशन जो थे वो कंटिन्यूस बाइंग के हमें देखने को मिले। लगभग 1500 करोड़ के आसपास की जो बाइंग थी वो एफ ने 2 दिन के अंदर करते हुए देखने को मिले। और वहीं पे जो डी थे उन्होंने 295 लगभग 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो देखने को मिला। अगर आप देखें ओवरऑल जो है अभी सिर्फ एक वीक बचा है। सो एक वीक या उसके अंदर भी 2-3 दिन। सो कल 27, 28, 29, 30। सो 3 दिन के अंदर जो है एफ क्या करेंगे। अब तक अगर आप देखें तो लगभग 11,500 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है उन्होंने की है और उसके सामने सिर्फ मामूली मैं कहूँगा 1500 करोड़ के आसपास की सेलिंग डी ने की है। सो बीच बीच में जब एफ बाय करते हैं तभी डी जो है वो सेल करते हैं। सो अगर आप देखें पैटर्न तो पिछले 2 दिन में बाइंग की है, फिर उसके पहले 4 दिन के अंदर सेलिंग देखने को मिली। फिर यही जो ट्रेंड है पूरे महीने के अंदर देखने को मिला, कभी बाइंग कभी सेलिंग। सो इसीलिए मार्केट भी जो है वो आपको वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है, कोई एक परफेक्ट डायरेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। सो अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। सो न्यूज़ क्या है। सो कल के दिन ही ये न्यूज़ रिलीज़ हुई है। सो अगर आप देखें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके अंदर बढ़त होते हुए हमें देखने को मिली। जो लास्ट वीक का डेटा सामने आया तो 2.54 बिलियन से जो बढ़त है वो लास्ट वीक इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला। सो लगभग 547 के आसपास जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो देखने को मिला। सो ये डेटा अगर आप देखें तो खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है जो कि ऑफिशियल्स है। सो अगर आप देखें तो 632 बिलियन के आसपास हमने इस साल के अंदर स्टार्ट किया था। 632 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमने 2022 के साथ स्टार्ट किया था। फॉरेक्स रिजर्व हमारा स्टार्ट ऑफ द ईयर में 632 बिलियन था। सो वहाँ से गिर गिर कर या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डॉलर को बेच बेच के ताकि रुपये को हम लोग बचा सकें। सो बहुत सारा माल जो है या आप कहें कि डॉलर जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बेचे हैं अपने फॉरेक्स रिज़र्व से, ताकि रुपी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाएँ या जो वीकनेस है उसको थोड़ी सी कम कर पाएँ या रुपी को सपोर्ट कर पाएँ। सो ये मेजर रीज़न होता है। सो एक तो हमारा इंपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे हमारा फॉरेक्स रिज़र्व कम होता है। और उसके ऊपर से अगर हमें रुपये को बचाना, अगर डॉलर स्ट्रांग होते जाएगा तो रुपी जो है वो गिरते जाएगा। सो रुपी को अगर स्ट्रांग करना है या उसको सपोर्ट करना है तो उसके सामने जो है वो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर से डॉलर्स को बेचने पड़ते हैं, तब जाके रुपी जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलता है। सो अगर आप देखें तो 632 बिलियन से जो डेटा है वो 547 बिलियन के आसपास आ चुका है। बट पिछले वीक के अंदर देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिला। सो ये एक अच्छा साइन है क्योंकि रुपी जब जब बढ़ता है तो वो एक इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा पैरामीटर है। सो यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो सेंसेक्स का चार्ट है। सो अगर आप देखें तो 5 दिन के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। जो 52 वीक हाई था वो सेंसेक्स ने हाल ही में अचीव किया है 62,447 के आसपास। सो यहाँ पे अगर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, बट जो रिटेलर्स के पोर्टफोलियो है वहाँ पे कोई भी ऐसी अंधाधुंध तेज़ी या अच्छा खासा ग्रीन पोर्टफोलियो देखने को नहीं मिल रहा। सो उसका मेजर रीज़न यही है कि रिटेलर जो है वो ज़्यादातर अपने पैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर। सो वहाँ पे देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर रैली इंडेक्स के अंदर देखने को अभी के लिए नहीं मिल रही है। सो सेंसेक्स और अगर निफ्टी भाग रहे हैं तो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से भाग रहे हैं। सो अगर आपके पास लार्ज कैप का पोर्टफोलियो या आपके पास लार्ज कैप के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा होते तो हो सकता है कि ये जो सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स जो भी भाग रहा है तो आपकी पोर्टफोलियो के ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप को ही जगह दोगे
तो जब जब ऐसी रैलीज आएगी तो आप उसका जो है बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो उसके लिए एक अच्छा जो आइडिया है या एक ऑल्टरनेटिव है कि आपको लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फिर मिड कैप के अंदर और फिर स्मॉल कैप के अंदर। सो अगर आप डाइवर्सिटी रखोगे ये एलएमएस की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, या हर जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप भागेंगे तभी भी आपको बेनिफिट होगा, जब लार्ज कैप भागेगा तभी भी आपको बेनिफिट होगा। और लार्ज कैप के अंदर जो है आपके पैसे ज़्यादातर होने चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि आ, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है और आपका ऑल्टरनेटिव है एज ए इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। सो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। सो अगर आप देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो मैं कहूँगा कि आपके 50 रुपये जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होने चाहिए, 30 रुपये जो है वो मिड कैप में होने चाहिए, और 20 रुपये जो है वो स्मॉल कैप के अंदर होने चाहिए। सो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो सेफ भी रहेगा, और जब जब मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स लीड करेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा, और जहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स लीड करेंगे तभी भी आपको बेनिफिट होगा। सो अगर आप ये ही स्मॉल कैप और मिड कैप को जो है अपने पोर्टफोलियो से थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं और वहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं रेगुलरली अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो भी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। अगर देखें तो लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल रही है। बट पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक है उसने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करके दिखाया है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने 50% से भी ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। बट अभी के लिए देखें तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बायबैक के ऊपर विचार कर रहे हैं। लगभग 200 करोड़ के आसपास का बायबैक लेके आएंगे शायद IEX के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे हो सकता है कि बाउंस देखने को मिले। सो जब भी बायबैक आता है तो वो जो बायबैक का प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 रुपीज़ प्राइस है, तो इन फ्यूचर जो है आपको स्टॉक 200 के आसपास आते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और आप चाहते हो कि आप प्रमोटर्स को शेयर बेचो, तो वो आपको जो है एक शेयर के बदले 200 रुपये लेंगे, और आपके जो शेयर है वो बायबैक मतलब उनके ही शेयर वो खुद बाय कर लेंगे, उसको ही बायबैक कहा जाता है। सो यहाँ पे देखें तो 200 रुपये के आसपास का बायबैक है। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के नंबर्स भी ठीक ठाक ही देखने को मिले। बट अभी के लिए जो है वो इतना ज़्यादा परफॉर्म स्टॉक करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखें तो अच्छी खासी रैली यहाँ पे हो चुकी थी, और वहाँ पे हायर पॉइंट पे जाके काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो फंस गए हैं। सो यहाँ पे लगभग 50% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है। सो यहाँ पे जो है वो न्यूज़ भी है, आप देख सकते हैं लगभग 98 करोड़ के आसपास के जो शेयर है ये प्रमोटर्स खुद बाय करेंगे, और उसका जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपये के आसपास तय हुआ है। सो जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सो आप अगर होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, हो सकता है कि स्टॉक के अंदर 200 रुपये के आसपास की रैली भी जो है वो अपकमिंग मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिले। सो नेक्स्ट जो कंपनी है भारती एयरटेल। सो काफ़ी बड़ा नाम है, सब लोग ही एयरटेल के सिम कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। सो कंपनी ने जो है वो पिछले कुछ टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया। अगर मैं 6 महीने या 1 साल का चार्ट बताऊँ तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करके दिखाया। लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी देखने को मिल रही है। PE भी जो है वो 73 के आसपास है, और कंपनी का अगर 52 वीक हाई अगर देखें तो 860 के आसपास। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ देखें तो न्यूज़ जो है वो HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से है, जिन्होंने 916 के आसपास का जो है टारगेट भारती एयरटेल के लिए दिया है। सो यहाँ पे जो अक्यूमुलेशन है वो लगभग 829 से लेके 847 के आसपास आपको करना है। सो ये रेंज के अंदर जो है आपको अक्यूमुलेशन करना है स्टॉक का, अगर आपको 916 के आसपास के हालांकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। सो कंपनी अगर और भी गिरावट आपको देखने को मिलती है तो आप 747 के आसपास भी अगर स्टॉक आता है तो वहाँ पे भी जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं। सो यहाँ से अगर देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट अगर आपको देखने को मिले तो आप बाय करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 5 साल का अगर आपको चार्ट बताऊँ या मैक्सिमम चार्ट बताऊँ तो स्टॉक जो है वो 2007 से लेके 2020 तक सो स्टॉक ने इतना कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाया है। सो बहुत ज़्यादा ही कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर से ये स्टॉक देखने को मिला था। लगभग 10
12 साल से अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में था, बट अगर रिसेंटली अगर देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है और कंपनी के पैरामीटर्स धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सो 917 का जो टारगेट है वो HDFC सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान फूड्स। सो हिंदुस्तान फूड्स के जब नंबर आए थे मैंने भी कवर किया था और बताया था कि नंबर्स बहुत ही अच्छे पेश इन्होंने किए हैं। सो अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक है उसने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। लगभग 5 दिन में 15% के आसपास की तेज़ी दिखाई है, एक महीने में 36% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 महीने की मैं बात करूँ तो भी 84%, और एक साल की बात करूँ तो 98%, 5 ईयर्स की। सो हर पैरामीटर्स में 768% के आसपास की जो है रिटर्न्स बना के कंपनी ने दिए हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर इसके अंदर होता है 10% के आसपास का, 10-12% के आसपास का, तो आप बाय कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है बट अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं बैठेगा। सो अगर आपको थोड़ा और डीप यहाँ पे देखने को मिलेगा तो आप बाय करके चल सकते हो। सो कंपनी छोटी है, ये भी ध्यान में रखना, 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो आपका जो अलोकेशन है वो कम ही होना चाहिए। लगभग 705 के आसपास का हाई है जो कि कंपनी ने फ्राइडे के दिन ही लगाते हुए देखने को मिला, आप देख सकते हैं। सो अगर आपको बाय भी करना है तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, हाँ, या अगर आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्वांटिटीज़ बेच सकते हैं। या अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके रख सकते हैं। इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स अभी पिछले कुछ टाइम से नहीं चलते हुए देखने को मिल रहा है, या सेम रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी भी जो ये भी जो कंपनी है वो अच्छे खासे एक साल से अगर देखें तो सिर्फ 1% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। सो लगभग 3500-3600 के आसपास स्टॉक गया था। उसके बाद जो नंबर्स आए थे वो नंबर्स इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइसेस और मार्जिन प्रेशर्स की वजह से। बट यहाँ पे जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने ये स्टॉक पिछले जब टाइम में अगर आप देखें तो 2500 के आसपास गया था ये स्टॉक, 2500 या 2600। सो यहाँ पे जो है मैंने बाइंग की थी स्टॉक के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्टॉक के अंदर इतने अच्छे लेवल जो है वो बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। और जहाँ से मैंने बाइंग की तो मुझे दूसरे तीसरे दिन से ही 5-7% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट, हालांकि मैंने तो एवरेज किया था फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। बट जहाँ पे भी आपको क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर आपको जब भी ऐसा मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि बाय करके चल सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। हायर प्राइस में भी आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप वेट ना करिए। अगर आप देखें अभी भी सो लगभग 3500-3600 के आसपास जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई है, वहाँ से भी 12% के आसपास के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो आप एक एक दो दो स्टॉक करके बाय कर सकते हैं। और अगर ये जो लेवल है आपको वापस से देखने को मिलता है तो यहाँ पे तो आप बल्क बाइंग भी जो है कर सकते हैं। सो एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट अभी क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो है, कल भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइजेस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना के अंदर जो डिमांड है ड्यू टू लॉकडाउन गिर गई है। यूएस में भी जो है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है बहुत सारी। सो डिमांड के अंदर जो है वो कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इंडियन केमिकल सेक्टर्स कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर आप देखें तो ये भी जो कंपनी है, कंपनी काफ़ी अच्छी है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। लगभग 4800 के आसपास जो 52 वीक हाई है वही शायद ऑल टाइम हाई भी है इसका। सो अगर आप देखें तो अभी भी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है, और भी इसके अंदर गिरावट होगी या नहीं है किसी को पता नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप यहाँ पे देखें 6 महीने 8 महीने जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, वहीं पे ये कंपनी अगर देखें तो 22% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। अच्छे मार्जिन भी इनके अच्छे आए, और यही कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल पे कम है। सो मैं कहूँगा कि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए जो है एवरेज करके चल सकते हैं। मार्केट कैप अगर देखें तो लगभग 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है, बट कंपनी भी जो है वो अच्छी खासी मोनोपोली एंजॉय करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन,
गुजरात फ्लोरो। सो ये 2-3 ही ऐसे स्टॉक हैं जो कि ये सेगमेंट के अंदर काम करते हैं और अच्छी खासी जो है इनके क्लाइंट्स हैं और सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बैलेंस शीट भी। सो मफतलाल ग्रुप की ये जो है वो कंपनी आपको देखने को मिलेगी। सो ये जो नवीन फ्लोरिन है वो मफतलाल ग्रुप की एक कंपनी है। सो ट्रस्टेड ब्रांड है। सो मैं कहूँगा कि नवीन फ्लोरिन को भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे भी बाय करके चलना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। ये भी अगर बैंक देखें तो एचडीएफसी बैंक को भी आउट परफॉर्म करके दिखाया है 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर। हर पैरामीटर के अंदर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अगर कंपनी का 52 वीक हाई जो है या 943 के आसपास है। सो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सो कहाँ पर भी जहाँ पे भी अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट मिले या नेगेटिविटी आपको देखने को मिले और ये स्टॉक डिस्काउंट पे मिलता है, सो 900 के आसपास या 910, सो वहाँ पे जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये भी स्टॉक ने जो है वो अच्छे खासे रिटर्न्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। अगर आप देखें लार्ज कैप स्टॉक है, 5 साल के अंदर 200%, 2 गुना पैसे जो है आपके करके दिए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। और लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देखने को मिलेगी। इनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और बैलेंस शीट Q2 के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो लास्ट जो स्टॉक है वो है एफएल इंडिया। सो एफएल इंडिया भी अगर देखें तो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए, बट उसके बाद यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को मिली। सो स्टॉक अच्छे खासे 1300 के आसपास चला गया था, बट वहाँ से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सो अभी भी स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे मैं कहूँगा कि जोन के अंदर चल रहा है और 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी भी अच्छा है और कंपनी ने नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पेश किए थे। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे एवरेज करें या फिर अगर आपको ऐड भी करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। सो कंपनी अगर देखें तो 1500 के आसपास कंपनी का हाई है। 5 साल के अंदर कंपनी ने 600% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए। सो इनिशियल जो वीडियो के अंदर मैं समझा रहा था मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, इनिशियली आप देखें तो ऐसे जो रिटर्न्स है वो मिड कैप के अंदर बनते हैं या स्मॉल कैप के अंदर आपको 600-700% के आसपास के रिटर्न्स बनते हैं। बट वो कब बनेंगे? 5 साल की अवधि के अंदर, वो किसी 1 साल के अंदर ही बन जाएंगे या किसी 2 साल के अंदर ये 600% रिटर्न बनेंगे। सो आपको जो है वो 5 साल के लिए होल्ड करना है। बट वहीं अगर आप लार्ज कैप स्टॉक अगर आप देखें तो हर साल ऐसा हो सकता है कि 20%, कभी 15%, कभी 20%। सो स्टैग्नेंट रिटर्न जो है वो लार्ज कैप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट वहीं अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आप देखें तो 5 साल की अवधि के अंदर कोई 1 साल ऐसा हो सकता है या 6 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको 400% रिटर्न, 500% रिटर्न ऐसे देखने को मिले। सो वो अवधि 5 साल तक अगर आप होल्ड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से वो 6 महीने हैं, साल भर है या 2 साल है जहाँ पे इतने मैसिव रिटर्न्स जनरेट करके मिल सकते हैं। सो आपके कन्विक्शन का भी थोड़ा सा रोल यहाँ पे है। सो ये थे मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।